विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में हमारा टॉपिक चल रहा था चंद साम्राज्य। चंद साम्राज्य में हम काफी शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारे शासक हैं कौन? चंद शासक रुद्रचंद। उससे आगे पढ़ रहे हैं चंद शासक रुद्रचंद। तो बालो कल्याण चंद के पश्चात 45वें शासक जो हुए वो रुद्रचंद गद्दी पर बैठे। रुद्रचंद का जो कार्यकाल है वो 1565 से लेकर 1597 ईस्वी तक है। क्या किया करें, जब भी आप पढ़ते हैं ना तो उसमें ये देख लिया करें कितने साल तक शासन किया इन्होंने, कितने वर्ष तक शासन किया। जैसे 1597 से 1565 घटा दो। अब इन दोनों में से अगर एक डेट भी याद रहती है तो आप अगला वाला भी उसका क्या, कहां पर उसका शासन समाप्त हुआ वो निकाल सकते हो। ठीक है, अगला 1565 से 1587 ईस्वी तक रुद्रचंद एक स्वतंत्र राजा था। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था। अब ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर के समकालीन चंद शासक कौन कौन थे, क्योंकि इनका तो जो अकबर है उसका तो कार्यकाल कब शुरू हो जाता है? 1556 से स्टार्ट हो जाता है वो, और कब? 1605 तक। कहां तक? और इसका शासनकाल जो है कहाँ है? 1565 से लेकर 1597 तक। इसका मतलब अगला शासक भी क्या होगा? अकबर के समकालीन होगा। 1605 में मरता है क्योंकि अकबर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि अकबर के समकालीन चंद शासक कौन था। आंसर जो पहले था वो रुद्रचंद था। रुद्रचंद के बाद उसका उत्तराधिकारी भी अकबर का समकालीन था। इसने 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला चंद शासक कौन था? आंसर रुद्रचंद। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खाल आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट की। अब ऐसे क्वेश्चन ग्रुप सी में बनते हैं कि अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खाल भेंट करने वाला चंद शासक कौन था? आंसर रुद्रचंद। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया गया। पहले स्वतंत्र राजा था, फिर अधीनता स्वीकार की, तो अब क्या हो गया? वो जमींदार हो गया। ठीक है, 84 माल परगना का फरमान, ये क्वेश्चन बन चुका है यहां से। अगला अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई। रुद्रचंद के बीरबल से अच्छे संबंध थे। अब अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। ठीक है, आईने अकबरी 3री जिल्द अकबरनामा की। ये बार बार याद करते रहो, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो अकबरनामा में बताया गया कि रुद्रचंद ने 1588 में अकबर से लाहौर में भेंट की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है लाहौर। कहां पर भेंट हुई? लाहौर। किस नदी के किनारे है लाहौर? रावी नदी के तट पर है। ठीक है, ये उत्तराखंड के दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाहौर किस नदी के तट पर है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल, उनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर ही थी भाई, है ना। ठीक है, अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है ना। अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में क्या लिखा है? फिर बता दूं, आईने अकबरी थर्ड पार्ट है इसका अकबरनामा का। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। ठीक है जी, अगला जो है वो रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया और उस समय तराई पर हुसैन खां का कब्जा था। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की और अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की एवं महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? रामशिला मंदिर बनवाया। अब मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ चंद, तो मैंने कहा सबसे पहले किले याद कर लेना। क्या करना? किले याद कर लेना। जैसे खगमरा का किला किसने बनाया? भीष्मचंद ने। कहां पर है? अल्मोड़ा में है भाई, अल्मोड़ा में खगमरा किला किसने बनाया? भीष्मचंद ने। अब यहाँ पे क्या आ गया? मल्ला महल किला, ये किसने बनवाया? रुद्रचंद ने। तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ऐसी राजबुंगा का किला किसने बनवाया? राजबुंगा का किला सोमचंद ने। कहां पर बनवाया? चंपावत में। कहां पे बनवाया? चंपावत में। नैथड़ा का किला किसने बनवाया? नैथड़ा का किला गोरखा कालीन, गोरखा कालीन अल्मोड़ा में। ऐसी सिरमोही का किला किसने बनवाया? ये लोहाघाट चंपावत में है, कंफर्म पता नहीं है किसने बनवाया। ठीक है, मारकोट का किला किसे कहा जाता है? बाणासुर के किले को। कहां पर है? चंपावत में। मैंने कहा इस प्रकार सबसे पहले किले याद कर लेना, क्योंकि ज्यादा चांसेस जो होते हैं किलों से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनने के। लाल मंडी का किला किसने बनवाया? कल्याण चंद ने बनवाया। कहां पर है? अल्मोड़ा के पलटन बाजार में।
1563 ईस्वी में बनाया गया। इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? फोर्ट मोइरा। ये क्वेश्चन बन चुका। फोर्ट मोइरा कौन सा है? आंसर लाल मंडी का किला। आप लोग गढ़वाल क्षेत्र के लोग हो ना, तो कुमाऊं क्षेत्र में आपने भ्रमण नहीं किया, इसलिए आपको ये क्वेश्चन जल्दी से याद, मतलब जल्दी ध्यान में नहीं रहेंगे, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। ये जो कुमाऊं क्षेत्र के लोग होंगे वो कई बार गए होंगे यहाँ पर, तो उन्हें याद करने की जरूरत नहीं। अब जैसे माना मैं बोलूँ कि ये नरेंद्र नगर के ऊपर जो महल है ये किसने बनाया, तो आपके लिए बहुत आसान है। क्या भाई? नरेंद्र शाह, जो राजा नरेंद्र शाह है उन्होंने बनवाया। आपके लिए तो आसान हो गया, लेकिन अब कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए या जो अन्य राज्य के क्षेत्र है उनके लिए बहुत कठिन है नरेंद्र शाह नाम याद करना। समझ में आ गया? ठीक है। तो क्या लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे? हाँ जी, मल्ला महल का किला, रामशिला मंदिर। हाँ, ये रामशिला मंदिर से भी क्वेश्चन बना हुआ भाई। रामशिला मंदिर किस महल के अंदर है? आंसर मल्ला महल के अंदर है। और मल्ला महल की स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने। और रुद्रपुर नामक नगर भी किसने बसाया? उधम सिंह नगर में पड़ता है रुद्रपुर, तो ये किसने बसाया? आंसर रुद्रचंद ने। अगला, रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों, जो रसोइये होते हैं, उनकी भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई। किसकी? चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई। अब ये सरोला क्या होते हैं? सरोले वो ब्राह्मण थे, क्योंकि क्या हो रहा था कि एक जाति प्रथा होती है ना कि मैं इसके हाथ का चावल नहीं खाऊंगा और मैं इसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, तो राजा ने कहा था भाई इनके हाथ का मैं भी खाऊंगा, आपको भी खाना पड़ेगा, यानी सब लोग खाएंगे। तो रसोइया बोले जाते हैं वो। क्या बोले जाते हैं? तो उन ब्राह्मणों को बोला जाता है गढ़वाल में क्या? सरोला। तो जैसे रुद्रचंद ने क्या किया? कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनवाई। चौथानी ब्राह्मण वो होते हैं कुमाऊं में, जैसे गढ़वाल में सरोले ही किसी भी शादी के अवसर पर, किसी भी अवसर पर जो भात बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? सरोले बनाते हैं, वही बांटते हैं, है ना, खाना। तो ऐसे ही कुमाऊं में कौन होते हैं? चौथानी ब्राह्मण होते हैं। इतना समझ में आ गया? ये चौथानी ब्राह्मण किसने बनाए? मंडली किसने बनाई? रुद्रचंद ने। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पचबिड़िये और तिथानी, और उनके भी नीचे हलिये और पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए गए। क्या बनाए गए? आपसे सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पचबिड़िये, तिथानी, हलिये, पितलिये, ये क्या है? ये ब्राह्मणों की क्या, और क्या बोलते हैं ये चौथानी, ये क्या है? ये ब्राह्मणों के वर्ग हैं कि भाई भोजन कौन बनाएगा, अलग अलग काम दे दिए गए उनको। तो ये सब किसके समय में हो रहा है? रुद्रचंद के समय में। ओली ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओले पड़ने पर सतर्क करना था। ओली ब्राह्मणों का कार्य क्या था? ओले पड़ने पर सतर्क करना था। ओली ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए और घरों का कार्य करने के लिए छयोड़े व छयोड़िया की नियुक्ति की गई। छयोड़े या छयोड़िया की नियुक्ति की गई। सीरा के विजय के बाद अस्कोट, दारमा और जोहार रुद्रचंद के अधीन हो गए। सीरा जो कि डीडी हाट, सीरा मतलब डीडी हाट से रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज कहां से प्राप्त हुए? आंसर डीडी हाट से प्राप्त हुए हैं या सीरा से प्राप्त हुए? कहां से? डीडी हाट। या कहां पड़ता है डीडी हाट? पिथौरागढ़ में। ठीक है। अगला, रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई और इसमें ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसने लिखवाई? आंसर रुद्रचंद ने लिखवाई। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसने लिखवाई? और नाम से ही पता चल रहा है 3 वर्णों के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई होंगी, इस पुस्तक में बताया गया होगा। तो सामाजिक व्यवस्था सुधार बोलते हैं इसको। इसकी विषय वस्तु क्या है? त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? आंसर सामाजिक व्यवस्था में सुधार। ठीक है। और ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन। अगला, रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विश्वा कहा। समस्त जनता के लिए पौड़ी 15 विश्वा कहा। चंदों के समय में भूमि के मालिक को थातवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थातवान कहा जाता था। गांवों से अनाज का 1/6 भाग वसूला जाता था और उसको राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों के द्वारा किया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो टैक्सेशन समझना है आपने कि अनाज का कितना % भाग वसूला जाता था? 1/6। और उसको राजधानी कौन पहुंचाते थे? कैनी खस पहुंचाते थे। कौन? कैनी
कैनिखस, है ना, कैनिखस। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवकों को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भेजा था। संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भेजा था। रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, शैयानिक, ये भैया ये क्वेश्चन है यहाँ से, सैनिक शास्त्र से क्वेश्चन बना हुआ है कि सैनिक शास्त्र की रचना किसके समय हुई? आंसर रुद्रचंद के समय। अगला है ययाति चरित्रम, ययाति चरित्रम, और अगला है उषा राग गोदय, उषा राग गोदय। तो त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, शैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम और उषा राग गोदय, इन सब की रचना किसके समय हुई संस्कृत ग्रंथों की? आंसर रुद्रचंद के समय में हुई। शैयानिक शास्त्र जो है वो पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। कौन सा? पक्षी आखेट से संबंधित पुस्तक का नाम क्या है? शैयानिक शास्त्र। रुद्रचंद्र विश्व इतिहास का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध से उतरकर राज्य का प्रसार किया था। मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया था। ठीक है, मल्ल युद्ध मतलब संभवतः दूसरे राजा को क्या करना? मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित करना। क्यों सेनाओं को मार काट करवानी है? सीधे राजा को ही बोल दो, आओ, दम है तो क्या करो। मिट्टी में लड़ा जाता है मल्ल युद्ध, ठीक है, उसको बुलाया, अगर राजा हार गया सामने तो उसका राज्य किसका? रुद्रचंद का। तो विश्व इतिहास का प्रथम शासक जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया, वो कौन था? रुद्रचंद। ऐसा ही एक उल्लेख कृष्णदेव राय के बारे में भी बोला जाता है। ठीक है, 1 मण तेल, तिल का तेल पीता था, उतना ही लगाता था और अपने मित्रों के साथ मल्ल युद्ध करता था। और मजाक मजाक में कई बार एक दूसरे की क्या मल्ल युद्ध में क्या हत्या भी हो जाती थी, मतलब मर भी जाते थे लोग। तो जब राजा इतना शक्तिशाली होगा तो उसकी सेनाएं कैसी होंगी? राजा जब स्वयं इतना परिश्रम कर रहा है अपने शरीर पर, तो सेनाएं भी क्या होंगी? एक्टिव मोड पर रहेंगी, है ना। राजा विलासी होगा तो फिर सेनाएं भी क्या होंगी? विलासी होंगी। ठीक है, अगला है 46वां चंद्र शासक कौन? लक्ष्मीचंद। कौन? रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा। अब ये भी अकबर का समकालीन है भाई, क्योंकि 1605 तक कौन है? अकबर है। तो लक्ष्मीचंद भी क्या है? अकबर का समकालीन है। इसका नाम मानोदय काव्य में लक्ष्मण मिलता है। क्या मिलता है? लक्ष्मण मिलता है। मूनाकोट ताम्रपत्र, जो मूनाकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उसमें लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। क्या मिलता है? लक्ष्मण मिलता है। लक्ष्मीचंद को लखुली विराली उपनाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई ग्रुप सी में, लखुली विराली किसका उपनाम था? आंसर 46वें शासक, चंद्रवंशी शासक लक्ष्मीचंद का। अच्छा, अब कुछ लोगों को तो बड़ा बुरा सा लगता है ये पढ़ना, क्या क्यों पढ़ना हमने कि राजा थे हमारी बला से, है ना। सिकंदर ने पूरे से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, है ना। तो भाई ये पेपर निकालने का एक जरिया है। अगर आपसे देखो, अगर खासकर अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो आपने आपका जो पूरा जीवन है वो फाइलों में ही कटना है, ये मान के चलना। क्योंकि मैं तो बहुत समय से समझा रहा हूँ कि अधिकारी बनो, क्या बनो, और आप कह रहे हैं नहीं जी हम ग्रुप सी ही करेंगे। कुछ लोग जो बोल रहे हैं, तो ठीक है, ग्रुप सी में क्या करना है, आपका जो पूरा जीवन है वो फाइल वर्क में ही कटना है। और फाइल वर्क में बहुत बारीकी चाहिए होती है, क्योंकि सरकारी जो कामकाज जो होते हैं वो किस पर होते हैं? फाइलों पर होते हैं। तो ये पैमाने हैं कि अगर आप इन किताबों को पढ़कर आप उस पेपर को क्रैक कर सके तो उन फाइलों के अंदर की बारीकियों को आप समझ पाओगे। क्योंकि अधिकारी का तो क्या है, अधिकारी तो आप एक लेटर टाइप करोगे, अधिकारी के पास ले जाओगे, अधिकारी 30 सेकंड नहीं लगाता है अंडरलाइन करने में। क्या बोलेगा? ये गलत लिख दिया आपने, ऐसा मत लिखिए, इसके स्थान पर क्या कीजिए, ये लिखिए और दोबारा टाइप कीजिए। क्या कीजिए? फिर लाएंगे आप, फिर कोई गलती करेंगे, फिर अधिकारी बोलेगा कि जाइए दोबारा टाइप कीजिए। तो क्योंकि आपको अभ्यस्त बनाया जा रहा है इस चीज का, अगर ग्रुप सी के लिए आप वो कर रहे हो, ठीक है। नहीं आया समझ में? तो ये पैमाने हैं, ये पढ़ना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। इसी के बीच में से क्या, दूसरा फाइल के बीच में बारीकियां होती हैं, उन बारीकियों को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जो इस प्रकार के क्या इतिहास में, भूगोल में, इतिहास में, या जो क्या पॉलिटी में जो पॉइंट्स को पकड़ सकता है, वही फाइल की बारीकियों को भी क्या करेगा, आगे चलकर पकड़ पाएगा। हालांकि उनकी विषय वस्तु बिल्कुल अलग होगी, वहां पर जो भाषा होगी वो सरकारी कामकाज की भाषा होगी। इसीलिए आपसे हिंदी की भी अपेक्षा की जा रही है कि आपकी हिंदी क्या हो, बहुत अच्छी हो। ठीक है, कहां पर किस शब्द का प्रयोग करना है, शब्द चयन। चलो जी,
तो लखुली विराली किसका उपनाम था? लक्ष्मी चंद का नाम था, ठीक है, लक्ष्मण का नाम था। लखुली विराली उपनाम इसलिए था कि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था। विराली मतलब होता है बिल्ली, विराली मतलब बिल्ली, लखुली विराली, है ना। तो मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था। जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद को सबसे धनी शासक कहा गया है, सबसे धनी शासक कहा गया। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह मारा गया था। कौन कौन मारा गया था? खतड़ सिंह मारा गया था। एक त्योहार भी होता है कुमाऊं में, खतड़वा। कौन सा होता है? खतड़वा। तो 7 बार खतड़ सिंह ने क्या किया? पराजित, मतलब जीतने नहीं दिया लक्ष्मीचंद को, लेकिन 8वीं बार में गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह मारा गया। लक्ष्मीचंद ने न्योवाली और विस्टावली नामक कचहरियां बनाई, जिसमें न्योवाली कचहरी समस्त जनता के लिए और विस्टावली कचहरी सैनिक मामलों में न्याय के लिए थी। तो सैनिक मामले कहाँ जाते थे? विस्टावली में। और समस्त जनता के जो मामले जाते थे वो कहाँ जाते थे? न्योवाली कचहरी। कचहरी समझते हो? कोर्ट कचहरी, ठीक। लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिनमें प्रमुख नरसिंह बाड़ी, कबीना और लक्ष्मेश्वर आदि बागीचे थे। कौन कौन से? नरसिंहबाड़ी, कबीना और लक्ष्मेश्वर बागीचे थे। लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को 1 अधाली या 8 नाली भूमि दान में दी थी। टमटा लोग कौन थे? जो पीतल और तांबे का काम करते थे, है ना, जो ये कास्ट थी टमटा। तो टमटा लोगों को, किसी टमटा को 1 अधाली यानी 8 नाली भूमि दान में दी थी। अगला, रौत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। अब एक छोटा सा शब्द है रौत, लेकिन क्या है? उल्टा पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बहादुरी के रूप में, पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जो जागीर या जमीन होती थी उसको क्या बोलते थे? आंसर रौत बोलते थे। लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से लोग साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे। कहां पर? छतों पर उगाया करते थे। जूलिया व सीरती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए थे। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, सीरती नामक कर किसने लगाया था? आंसर चंद शासक लक्ष्मीचंद। जो देखो, जो बच्चे अभी नए हैं उनको तो पता ही नहीं कि बाघ क्या होता है। जिन बच्चों ने पेपर दे दिए उनको पता होगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सीरती आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में देखा है, सीरती नामक कर। ऐसे जूलिया नामक कर भी किसने? लक्ष्मीचंद द्वारा लगाया गया था, ठीक है। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया 1602 में। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में। बागनाथ मतलब भगवान शिव को बोला जाता है बागनाथ। इनको लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारियों को 3 श्रेणियां बनाई गई। एक थे सरदार, जो कि परगने के शासक होते थे। फौजदार, ये सेना का अधिकारी होता था। और नेगी, ये राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे। इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर यानी नेग मिलता था। नागरिक प्रशासन भी इनके हाथ में होता था। तो नेगी तो आज तो कास्ट है, लेकिन पहले क्या थे? कर्मचारी होते थे। और नेगी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नेग मिलता था। नेग मतलब दस्तूर, अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, नेग, इसलिए इनको नेगी कहा गया, ठीक है। राज्य के छोटे कर्मचारी। इसमें भी फिर प्रकार है नेगियों के, गोरला नेगी, कारला नेगी, रावतों के प्रकार है। फिर आगे चलकर जब पढ़ते हैं ना, फिर जातियों के भी अलग अलग प्रकार है, ठीक है। लक्ष्मीचंद के समय राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले आवास को सेजवाल कहा जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति होती थी। क्या होती थी? राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले आवास को सजवाल कहा जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति होती थी। राजा बनना इतना आसान नहीं होता है भाई, है ना। राजा को हर समय सतर्क रहना पड़ता है। कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है उसके विरुद्ध। हो सकता है उसके पोशाक में ही जहर मिला दिया जाए। पता चला राजा ने पोशाक पहनी और वो जहर क्या हो गया? स्वेट ग्लैंड से अंदर गया, राजा की मृत्यु हो गई। ऐसा हमने मौर्य काल में देखा है कि जब नंद वंश के शासकों की हत्या की गई या मारा गया, नंदों के जो चाणक्य के विरुद्ध, जो चंद्रगुप्त के विरुद्ध थे, तो उनको जहरीली पोशाकें भी पहनाई गई। ये पता है। ठटवाल नामक कर्मचारी का कार्य गाय भैंस से ताजा दूध, दही और मक्खन दरबार में पहुंचाना था। इनका ठटवाल नामक कर्मचारी का कार्य क्या था? गाय भैंस से ताजा दूध, दही और
मक्खन दरबार में पहुंचाना था। इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा शक्ति गोसाई के बारे में बता रहा हूं मैं। शक्ति गोसाई जन्मांध होने के कारण इन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है, और शक्ति गोसाई लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मी चंद के बड़े भाई का नाम क्या था? शक्ति गोसाई। ये इन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। लक्ष्मी चंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी। दारमा घाटी के शौका जनजाति के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए, और उनसे बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तुएं राज दरबार में पहुंचाने का करार किया गया। क्योंकि तिब्बत के साथ व्यापार करना बहुत कठिन मार्गों से होकर जाना पड़ता था, उसको वहीं के जो मूल निवासी हैं शौका वही कर सकते थे। इसलिए शौका जनजाति क्या करती थी? तिब्बत के साथ व्यापार करती थी। तो तिब्बती वस्तुओं को राज दरबार में पहुंचाने के लिए शौका जनजाति के साथ क्या किया गया? करार किया गया। उन्होंने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। शक्ति गोसाई ने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना भी की। अब लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारी, लक्ष्मीचंद के बाद दलीप चंद राजा बने। उन्होंने 1621 से लेकर 1624 ईस्वी तक शासन किया। दलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्षय रोग से किस चंद शासक की मृत्यु हुई थी? क्षय मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। जैसे आज कैंसर है, असाध्य रोग है, ऐसी किसी जमाने में जिसको टीबी हो गई तो समझ लो मरना ही मरना था। ठीक है, तो क्षय रोग से किसकी मृत्यु हुई? दलीप चंद की। दलीप चंद के बाद विजय चंद राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा? विजय चंद राजगद्दी पर बैठा। एटकिंसन के अनुसार विजय चंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के बड़गुजर की पुत्री से हुआ था। अनूप शहर के बड़गुजर की पुत्री के साथ किसका विवाह हुआ? आंसर विजय चंद का। कौन लिखते हैं? एटकिंसन लिखते हैं। कौन लिखते हैं? विजय चंद के समय राजसत्ता सुखराम कार्की और पीरू गुसाई के हाथों में थी। किसके? सुखराम कार्की और पीरू गुसाई के हाथों में थी। सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने विजय चंद को ही मरवा दिया था। सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने, तो अब पूछेगा विजय चंद की हत्या किसने की? आंसर सुखराम कार्की ने की। किसने की? विजय चंद की हत्या के बाद मेहरा और फड़त्याल संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें मेहरों की जीत हुई और मेहरा धड़े ने ही त्रिमल चंद को शासक बनाया। किसको बनाया? त्रिमल चंद को शासक बनाया। त्रिमल चंद ने सुखराम कार्की को मरवा दिया और पीरू गुसाई को देश निष्कासित कर दिया। 1625 ईस्वी में विजय चंद की मृत्यु के बाद त्रिमल चंद का राज्यारोहण हुआ, जिसका कार्यकाल 1625 से 1638 ईस्वी तक रहा। थोड़ा थोड़ा साथ साथ में ये भी देखते रहे कौन किसके समकालीन है। जहांगीर के समकालीन कौन है, शाहजहां के समकालीन कौन है ना। अगर आपको इतिहास में जहांगीर का कार्यकाल पता है, क्योंकि 1605 के बाद जहांगीर ही बनता है। कौन? शेखू बाबा। कौन? सलीम, है ना। और फिर जहांगीर के बाद कौन बनता है? शाहजहां बनता है, खुर्रम, है ना। तो उसका कार्यकाल अगर आपको याद है तो इन राजाओं के भी कार्यकाल याद, मतलब कंटेम्प्रेरी लिखते रहिए कि ये इसका कंटेम्प्रेरी है, मुगल शासक, है ना। 1625 ईस्वी में विजय चंद की मृत्यु के बाद त्रिमल चंद का राज्यारोहण हुआ, जिसका कार्यकाल 1625 से 1638 ईस्वी तक रहा। गडियूडा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद को युवराज कहा गया है, जिसने 1616 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक युवराज के रूप में कार्य किया, और त्रिमल चंद का सेनापति गडियूडा था। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि गडियूडा किसका सेनापति था? किस चंद शासक का सेनापति था? आंसर त्रिमल चंद का सेनापति था। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, इसलिए त्रिमल चंद ने कपरौली के कठैतों को रसोइया नियुक्त किया और साथ साथ रसोई के नियम भी बना दिए। ये बड़ी समस्या है भाई रसोई की। विवेकानंद ने कहा भी एक जगह कि आवर रिलीजन इज इन द किचन, आवर गॉड इज इन द कुकिंग पॉट एंड आवर रिलीजन इज डोंट टच मी, आई एम होली। और ये खाली यहां पर नहीं है उत्तराखंड में, ये संपूर्ण देश में था पहले। कहां पर? धर्म कहां तक सीमित रह गया था हमारा? किचन तक। और कहां? खाने के बर्तनों तक, और ये बोलने तक कि मैं पवित्र हूं, मुझे मत छुओ। ये तो कमेंट किसने किया है? विवेकानंद जैसे विद्वान ने भी किया है ना। तो विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, इसलिए त्रिमल चंद ने कपरौली के कठैतों को रसोइया नियुक्त किया। किसको? कपरौली के। मैंने कहा नहीं राजा बनना इतना आसान नहीं होता। पता चला खाने में ही कुछ मिला दिया, कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। राजा का कोई नहीं होता, कोई सगा संबंधी नहीं होता, इवन रानी भी कई बार नहीं होती। पता चला कि रानियां हैं, 2-4 रानियां हैं, किसी ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया? राजा की हत्या करवा दी, कुछ मिला दिया।
नहीं आया समझ में? तो बड़ा सतर्क रहना पड़ता है राजा के लिए। आप लोगों को ही बता दूं, जब कभी अधिकारी बने तो किसी के यहाँ की चाय तक नहीं पीनी है। क्या नहीं पीनी है? तब कौन आपकी चाय में क्या कर दे? किसी के यहाँ का क्या नहीं करना। जल्दी से, जब तक कि वो आपका बहुत क्या ना हो, जिस पर पूरा विश्वास ना हो, उसके यहाँ आपने खाना नहीं है। ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट। अगला भाई, चंद शासक बाज बहादुर चंद। चंद शासक बाज बहादुर चंद। 50वां चंद राजा बाज बहादुर चंद, जो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था, इसका कार्यकाल 1638 ईस्वी से 1677 ईस्वी तक था। कब से कब तक? 1638 से 1677 ईस्वी तक था। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था जिसके पिता का नाम नीलू गोसाई था। तो बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बना। इस कहां से? चरवाहे से। चरवाहा मतलब गाय भैंस चराने वाला, और वहां से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक जिसके पिता का नाम क्या था? नीलू गोसाई था। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना चांदी के बर्तन आदि लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचा। तो अब बाज बहादुर चंद किसका समकालीन हो गया? खुर्रम शाहजहां का समकालीन हो गया। शाहजहां ने इसे बहादुर और जमींदार की उपाधि दी। 84 माल पर कटेहरी राजपूतों के ने अधिकार कर लिया था। 84 माल या नौलखिया माल या तराई, एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी। कितने की? शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को बाज बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दे दिया। क्या दे दिया? एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर चंद मुगल दरबार को खुश रखने के लिए प्रत्येक परिवार को से 1 रुपया लेता था। क्या लेता था? 1 रुपया लेता था। बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नामक नगर की स्थापना की। आप उधम सिंह नगर जाओगे तो आपको ये सब मिलेंगे। क्या? रुद्रपुर, बाजपुर, है ना, किच्छा, सुने हैं नाम? ठीक। तो बाजपुर नगर की स्थापना किसने की? बाज बहादुर चंद ने की। बाज बहादुर चंद के पंवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लेकर अल्मोड़ा किले में स्थापित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? पंवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा में स्थापित करने वाला चंद राजा कौन था? आंसर बाज बहादुर चंद था। नंदा राज जात है अब 2026 में। तो तब आप देखेंगे एक जगह पड़ती है नंद केसरी, आज भी आती कुमाऊं की नंदा, वहां से गढ़वाल की नंदा कुमाऊं की नंदा का मिलन कहां पर होता है? नंद केसरी में। किस नदी के किनारे? नंद केसरी, पिंडर। ठीक, ठीक है। तो जब आप नंदा राज जात में जाएंगे तो ये एक ऐसा हिमालयी कुंभ है जिसमें आपको कुमाऊं की संस्कृति, गढ़वाल की संस्कृति साथ साथ चलते हुए दिखेगी। खासकर बेदनी बुग्याल में जब आप क्या कर रहे होंगे, जिस दिन आपका बेदनी बुग्याल में जब पहुंचोगे तो रात भर और दिन भर क्या होते हैं वहां? सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। उस तरह के मंच तो नहीं होते हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से भजन कीर्तन, और बस ऐसा लगता है बस पता नहीं क्या क्या दिखता है हिमालय के ऊपर। अच्छी अनुभूति होती है। इसलिए भाई 2026 वाली नंदा राजात में जरूर जाना। ठीक है, चलो खाली हाँ करते हैं बस। तो बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की थी, ये भी बता दिया मैंने। साथ में नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित किसने किया? बाज बहादुर चंद ने किया। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 ईस्वी में खली खुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी मदद बाज बहादुर चंद ने की थी। गढ़वाल पर आक्रमण के लिए 1655 ईस्वी में खली खुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी थी, जिसकी मदद किसने की थी? बाज बहादुर चंद ने की। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़, कत्यूरी राजकुंवरों का जो गढ़ था मनीला गढ़ पर आक्रमण किया, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई, जिनको भगाने के लिए तीलू रौतेली को हथियार उठाने पड़े थे। तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी। कौन? तीलू रौतेली, है ना, गाने में सुना होगा आपने कि कत्यूरियों का विनाश किया। भूप सिंह गोरला की पुत्री थी कौन? तीलू रौतेली।
ठीक है जी। और किस उम्र में शहीद हो गई थी, वीरांगना थी ये? किस उम्र में? बहुत छोटी उम्र में, मतलब हाँ बिल्कुल, वो भी जब स्नान कर रही थी, क्योंकि रक्तपात हो गया था पूरा, खून ही खून जैसे बोलते हैं, कईयों की गर्दनें काटी होंगी तिल्लू रौतेली ने। तो ऐसी भी वीरांगनाएं थी उत्तराखंड, है ना। बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणियों का दमन किया और मानसरोवर यात्रा और भोटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त किया। किसने? बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणियों का दमन किया और मानसरोवर यात्रा और भोटिया व्यापार की बाधाओं से मुक्त किया। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर से तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान की। कौन सी? अब ये क्वेश्चन बना हुआ है गूंठ भूमि वाला, किसी बड़े पेपर में बना हुआ मेरे ख्याल से, है ना। बाज बहादुर चंद ने भोटिया व शौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी। गूंठ भूमि वह भूमि होती थी जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था हेतु पुजारियों को दी जाती थी। ये भी क्वेश्चन बना, गूंठ भूमि क्या थी? तो पुजारियों को दी जाने वाली भूमि और खासकर मंदिरों की देखभाल और उसमें खर्च होने वाले अनाज। ठीक है। बाज बहादुर चंद ने 1669 में सोर की यात्रा की। उस समय सोर को खडायत का परगना कहा जाता था। सोर को क्या बोलते थे? खडायत का परगना कहा जाता था। सोर में उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा गया है। क्या कहा गया है? लटोला राठ कहा गया। बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला रयासी में एक जूला जमीन दी। एक जूला जमीन दी। बाज बहादुर चंद ने भोटियों और हुणियों यानी तिब्बतियों से सीढ़ती नामक कर लिया। कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद राजा था वो। एकमात्र चंद, जजिया मतलब क्योंकि इसने भोटियों और हुणियों से कौन सा कर लिया? सीढ़ती नामक कर लिया। और साथ में कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद शासक कौन? बाज बहादुर चंद। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग बने हुए हैं और दोबारा बनने की संभावना है। एकमात्र चंद शासक जिसने कुमाऊं में जजिया लगाया, आंसर बाज बहादुर चंद। और भोटियों और हुणियों से सीढ़ती नामक कर लेने वाला बाज बहादुर चंद। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद ने बनवाया था, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। एलोरा आपको पता है महाराष्ट्र में है। वहां पर एक कैलाश मंदिर है, बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णफस्ट ने किया था। किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्णफस्ट ने किया था। और ये आज भी आश्चर्य का विषय है कि बना कैसे, क्योंकि ये ऊपर से बनना शुरू हुआ। आमलक और कलश बना सबसे पहले, फिर धीरे धीरे नीचे नीचे काट काट कर रॉक्स को क्या किया गया? क्या किया गया? जहां पर देवता की मूर्ति स्थापित होती है वो सब उसी रॉक के अंदर से बना हुआ है। ठीक है। ऐसा ही एलोरा के कैलाश मंदिर की भांति एक हथिया देवाल कहां पर? थल में। थल कहां? पिथौरागढ़। थल कहां? तो पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल का निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर चंद ने करवाया था। पिथौरागढ़ के थल के एक हथिया देवाल की तुलना किससे की जाती है? आंसर एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है। उतना बड़ा और भव्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया उत्तराखंड के संसाधनों के हिसाब से, सीमित संसाधनों के हिसाब से। बाज बहादुर चंद ने घोड़ा खाल में गोलू देवता का मंदिर बनाया और हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण कराया। भाई सीधी सी बात है, गोलू देवता के मंदिर को लेकर आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। सबसे बड़ा जो गोलू देवता का मंदिर है वो चितई में है, अल्मोड़ा में है, उसको प्रमोच्च न्यायालय बोलते हैं। बाकी कुमाऊं के कई क्षेत्रों में आपको ग्वाल देवता, गोलू देवता के मंदिर मिलेंगे, न्याय के देवता होते हैं। क्या होते हैं? तो मैंने कहा एक गोलू देवता का मंदिर कहाँ? घोड़ा खाल में। किसने बनवाया? बाज बहादुर चंद ने बनाया। तो वहां पे ये मत बोलना कि नहीं जी चितई अल्मोड़ा में पड़ा हुआ हमने। ठीक है, अलग अलग जगह में मिलेंगे आपको गोलू देवता के मंदिर। बाज बहादुर चंद का एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। कहां पर? न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गया नस्सी। बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी, मतलब 80 वर्ष की उम्र हो गई, बुद्धि का क्या हो गया? नाश हो गया। यही होगा इसका मतलब। नस्सी मतलब नाश, है ना। बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा जो था वो देवपाल था। बाज बहादुर चंद ने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया, जैसे पानी भरने वाले पनेरू, मंदिर की रक्षा करने वाले को मठपाल, राज परिवार को जगाने वाला हरबोला। हरबोला कास्ट होती है अभी,
है? हाँ मेरे ख्याल से होती है, सुनी है मैंने, हर बोला। इनका काम क्या था? राज परिवार को जगाना। अब राज परिवार को जगाना भी सामान्य चीज नहीं होती थी, ऐसे नहीं कि हाँ भाई उठ खड़ा हो। संगीत क्या करना पड़ता था? सुबह सुबह जो 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 सुबह के प्रहर के जो राग हैं, गायक वायक लेकर तब जाके क्या करना, उनको उठाना जगाना, है ना, राज परिवार के लोगों को। चलो जी आगे, क्या बताया मैंने? हाँ हर बोला। बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर और पोल टैक्स लगाया था। व्यक्ति कर और पोल टैक्स लगाया था। बाज बहादुर चंद को तराई भाबर का फरमान मिलने के बाद उसने वहां शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्र को पट्टियों और ग्रामों में विभक्त किया। पट्टियों और ग्रामों में विभक्त किया। अब आप भी सुनते होंगे कि किस पट्टी के हो, सुनते हो? पट्टी, दरअसल पट्टियां प्रशासन की इकाइयों के रूप में कि वहां की देखभाल कौन करेगा। तो अब इतना बड़ा क्षेत्र की देखभाल करना बड़ा कठिन होता है, तो जैसे पट्टियों में बांट दिया। जैसे पौड़ी में जाएंगे आप तो स्यू मिलेंगे वहां पे, सितौन स्यू, ये स्यू, वो स्यू, सुना है? वो सब क्या है भैया? यहाँ से इतना लगान वसूलना है यार, इतना राजा को देना ही देना है, इसलिए बनते हैं वो। ठीक है। अब है चंद शासक उद्योत चंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। उद्योत चंद, बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 में उद्योत चंद गद्दी पर बैठा। उद्योत चंद को इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक बताया है, जिसका शासनकाल 1678 से लेकर और 1698 ईस्वी तक रहा। अब ये औरंगजेब का समकालीन है भाई। किसका? औरंगजेब का समकालीन है। उद्योत चंद को धाई माता की बीमारी थी। इसका राजवैद्य जो था वो वरदेव जोशी था। उद्योत चंद को का प्रथम सेनापति हीरू देवबा था। कौन था? हीरू देवबा किसका सेनापति था? आंसर उद्योत चंद का। धाई माता की बीमारी किस चंद शासक को थी? आंसर उद्योत चंद को। क्या होता है इस बीमारी में? उद्योत चंद का दूसरा सेनापति जो था वो शिरोमणि जोशी था, जिसे शोर का नेगी भी कहा जाता है। शोर का नेगी किसे कहा जाता है? आंसर शिरोमणि जोशी। तो दूसरा सेनापति किसका? उद्योत चंद का। बद्रीदत्त पांडे, कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे ने उद्योत चंद को सबसे प्रतापी चंद शासक माना है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सबसे प्रतापी चंद शासक कौन था? आंसर उद्योत चंद था। उद्योत चंद के समय मेदिनी शाह ने दूनागिरी और द्वारहाट पर आक्रमण किया। उद्योत चंद ने 1678 ईस्वी में बधानगढ़ का किला जीता। कहाँ का? बधानगढ़ का, वो कर्णप्रयाग से आगे वाला जो क्षेत्र है, बधानगढ़। बधानगढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मैसू शाह मारा गया। चंद सेनापति मैसू शाह मारा गया। उद्योत चंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनवाई। उद्योत चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद्र दरबार में आया था, जिसने फूल मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया। मराठी कवि मतीराम किस चंद शासक के दरबार में आया? आंसर उद्योत चंद के दरबार में आया। फूल मंजरी नामक ग्रंथ की रचना किस मराठी राजकवि के द्वारा की गई है? आंसर मतीराम के द्वारा की गई। क्लियर हो गया? उद्योत चंद के समय रुद्रपुर के क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था, और उद्योत चंद ने कोटा भाबर में आम के बागीचे लगवाए थे। कोटा भाबर में उद्योत चंद ने तल्ला महल और रंग महल का निर्माण करवाया। अब मल्ला महल किसने बनाया था भाई? हाँ जी, मल्ला महल बनाया था, मल्ला महल किला बनाया रुद्रचंद ने। कहां पर? अल्मोड़ा में। और तल्ला महल किसने बनाया? उद्योत चंद ने। तो तल्ला महल का निर्माण किसने कराया? उद्योत चंद ने। ठीक है। उद्योत चंद ने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाया। तो अल्मोड़ा के त्रिपुरी सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? आंसर उद्योत चंद ने। क्या हुआ? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में किसने बनवाया? आंसर उद्योत चंद ने। उद्योत चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ बरे और सीरा का सीकदार गंगाराम था, और सीरा का कौन था? वल्ली डोटी। सीरा को वल्ली डोटी कहते थे। माल का सीकदार कौन? जगन्नाथ बरे। और सीरा का सीकदार कौन? गंगाराम। सीरा को क्या बोलते थे? वल्ली डोटी कहते थे। उद्योत चंद ने दशह का छाजा या दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया था।
दशय का छाजा या दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया किसने? उद्योत चंद ने। उद्योत चंद ने बरारो में सोमेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। तो बरारो के सोमेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किस चंद्र शासक के द्वारा कराया गया? आंसर उद्योत चंद के द्वारा कराया गया। अभी तो बड़ा आसान लग रहा है याद करना। अब जब पूरा किताब पढ़ेंगे तब जब एक क्वेश्चन उसके बीच में से फंसेगा और जब आता है और 4 ऑप्शन क्या लगते हैं सारे के सारे, यार ये होगा कि ये होगा, तो इसलिए क्या करना पड़ता है? बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मल्टीपल रिविजन क्या करने पड़ते हैं भाई? मल्टीपल रिविजन करने पड़ते हैं। आफत आ जाती है, बड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में। नहीं, रील देखने में नहीं होती है, उसमें आनंद आता है। पढ़ाई ऐसी चीज है जिससे मिलना है, उसमें थोड़ा कष्ट होता है शुरू में। बाद में आनंद तब आएगा जब आपके आंसर सही होने लगेंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप पेपर देने जा रहे होंगे, आपको 30-35 मतलब 33% जो वो दिखेगा, आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन दिखेंगे और आपके उस पेज में माना 8 क्वेश्चन है तो 8 सही होंगे। पहले पेज में 8 सही, अगले पेज में 8 सही, अगले पेज में, तब समझना कि आप अच्छे एस्पिरेंट बन गए। तब निकलने शुरू होते हैं पेपर। नहीं आया समझ में? फिर वहां पर दिक्कत क्या होती है? एक दिक्कत होती है कि जिस सब्जेक्ट से आप नफरत करते हो वो सब्जेक्ट ले डूबता है। मुझे जी बॉटनी पसंद नहीं है, अब बॉटनी के 4 क्वेश्चन होंगे, वो डुबा देंगे। आप क्या करेंगे? या आप बोलोगे कि मुझे साइंस पसंद नहीं है, तो साइंस के क्वेश्चन डुबा देंगे। या आप बोलेंगे हिंदी में मुझे ये वाला पोर्शन पसंद नहीं है, तो वहीं से आएगा एक क्वेश्चन ऐसा जो आपको क्या कर सकता है। इसलिए किसी भी चीज पे क्या नहीं करना आपने, लापरवाही कोताही नहीं बरतनी है, सब चीजों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, कहां तक पहुंचे हम? सोमेश्वर महादेव, बरारो का सोमेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनाया? उद्योत चंद ने बनाया। उद्योत चंद के समय लाल मंडी किले में रिद्धिगिरी गुसाई बाबा रहते थे, जिनके राजा से अच्छे संबंध थे। रिद्धिगिरी गुसाई बाबा किसके समय रहते थे लाल मंडी किले में? आंसर उद्योत चंद के समय। अब उद्योत चंद का डोटी अभियान, तो भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा जिसने डोटी पर आक्रमण किया, और डोटी विजय के बाद उद्योत चंद 1682 ईस्वी में प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने गया था। भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा कौन था? उद्योत चंद था, जिसने डोटी पर आक्रमण किया। और जब डोटी को जीत लिया तो 1682 ईस्वी में प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में क्या किया? स्नान किया। ठीक है, उद्योत चंद की अनुपस्थिति में डोटी राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। काली कुमाऊं पर कब्जा किया था। उद्योत चंद ने 1683 ईस्वी में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था, जिस अभियान में चंद सेनापति हीरू देवबा मारा गया, जिसके वंशजों को राजा ने 8 गांव रौत या बहादुरी के रूप में दिए थे। किसके? हीरू देवबा के वंशजों को राजा ने 8 गांव, रौत तो मैंने बता ही दिया, ऐसी जागीर जो वीरता के मतलब वीरता के लिए दी जाती थी, तो रौत बोलते थे उसको। तो 8 गांव रौत या बहादुरी के दिए गए। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट थी, जो सेठी नदी के किनारे स्थित थी। जुराइल दीपाइल कोट थी। कोट मतलब किला, कोट मतलब किला, मामा कोट, मामा का किला है ना। जुराइल दीपाइल कोट थी जो सेठी नदी के किनारे स्थित थी। हो गया। 1688 ईस्वी में उद्योत चंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद खैरागढ़ की संधि देवपाल के साथ हुई, जिसमें डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया। डोटी नरेश को 1696 ईस्वी में डोटी राजा ने कर देना बंद कर दिया, जिस कारण उद्योत चंद ने तीसरी बार जुराइल दीपाइल कोट पर आक्रमण किया, जिसमें चंदों की बुरी तरह पराजय हुई और इस युद्ध में शिरोमणि जोशी मारा गया। शिरोमणि जोशी कौन था? शिरोमणि जोशी, हाँ, दूसरा सेनापति। पहला सेनापति कौन था? हीरू देवबा। हीरू देवबा भी मर गया। वो तो कहां पर मरा? नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर आक्रमण करते हुए। और ये शिरोमणि जोशी कहां पर मरा? जुराइल दीपाइल कोट पर आक्रमण करते हुए। ठीक है। उद्योत चंद ने युद्ध न करने का वचन लेकर शांति की तलाश में चल पड़ा। 2 सेनापति को खोने के बाद मन में विचार आया कि अब युद्ध नहीं करना है, तो कहां चले गए? शांति की तलाश में चले गए। अब आते हैं चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय। एक तो पहले पढ़ लिया हमने गरुड़ ज्ञानचंद, वो वाले नहीं है ये। गरुड़ ज्ञानचंद तो वो फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी, ये दूसरे वाले ज्ञानचंद है।
चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय, ज्ञानचंद ने 1698 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक शासन किया। 1699 ईस्वी में इसने बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की। ये औरंगजेब का समकालीन है भाई, इसका बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की। ज्ञानचंद ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की। अब फिर दोबारा क्वेश्चन बनेगा कि बधानगढ़ की नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अल्मोड़ा की नंदा देवी के मंदिर में किसने स्थापित किया? आंसर ज्ञानचंद द्वितीय ने किया। किसने? ज्ञानचंद द्वितीय ने किया। एक बार मैंने पहले बताया आपको कि बाज बहादुर चंद ने नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लेकर अल्मोड़ा में स्थापित की। और एक ये राजा है कौन? ज्ञानचंद द्वितीय, जिसने बधानगढ़ की, खासकर बधानगढ़ की नंदा देवी, क्योंकि नंदा राजजात जो होगा ना वो बधान क्षेत्र में ही होगा आपका। वो क्षेत्र क्या पड़ता है? लोहा जंग हो गया, बाण हो गया, ये बधान क्षेत्र है शायद। हाँ जी, बधान क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ सीमा, बिल्कुल। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि कुमाऊं की नंदा देवी जब आएगी और गढ़वाल की नंदा देवी वो नंद केसरी में मिलेगी, तब फिर दोनों साथ चलेंगे। तब सतोलियां जो होंगी वो क्या होंगी? सब साथ चलती हैं। तो और असली उत्तराखंड को अगर आपने देखना है, किताबों में पढ़ के नहीं आएगा आपकी समझ में भाई। आपको नंदा राजजात मेरे ख्याल से क्या करनी चाहिए। अब तो खैर अब तो बहुत एडवांस हो गई है, बहुत सुविधाएं हो गई है, पर अगर आपको वास्तव में अगर संस्कृति को देखना है तो वो आपको वहां पर दिखेगी। ठीक है, चलो जी। ज्ञानचंद ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा, ये बता दिया मैंने। ज्ञानचंद के समय गढ़वाल राजा फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगने को लूटा। ज्ञानचंद द्वितीय के समय में गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगने को लूटा। 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ। किसके बीच में? फतेह शाह के बीच में हुआ। 1704 ईस्वी में ज्ञानचंद डोटी पर अभियान उसके पिता उद्योत चंद की हार का बदला लेने के लिए किया गया था। ज्ञानचंद का युद्ध डोटी नरेश से कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भाबर में हुआ। डोटी नरेश हारकर भाग गया, किंतु इसके सैनिकों को मलेरिया हो गया। सैनिकों को क्या हो गया? ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया और तराई भाबर क्षेत्र में आम के बागीचे लगवाए। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया और तराई भाबर क्षेत्र में आम के बागीचे लगवाए। ज्ञानचंद द्वारा सोर और सीरा क्षेत्र में बनाए गए मंदिरों को देवल या ध्योल कहा जाता था। क्या कहते थे? देवल या ध्योल कहा जाता। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? चंद शासकों को पढ़ते रहेंगे। कब तक? जब तक कि अंतिम चंद शासक नहीं आ जाता। अंतिम चंद शासक कौन था? हवाला बाग के युद्ध में, हाँ, महेंद्र चंद। हवाला बाग के युद्ध में, वहां तक पढ़ना हमने। महेंद्र चंद पराजित हो जाता है। कब? 1790 में। 1790 में। और 25 वर्षों तक गोरखाओं का शासन होता है। कहां पर? कुमाऊं में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बताऊंगा इनसे आगे के। जगत चंद के बारे में पढ़ना हमने और फिर चंद वंश के अवनति काल के बारे में पढ़ना है। ठीक।